लास्ट लेक्चर में हमने फाइनाइट डायमेंशन स्पेस देखा था। ठीक है, उसको आप जो स्टेट्स हैं आपके पास वो कॉलम वेक्टर में चली गई, और आपके पास ऑपरेटर ने फॉर्म इख्तियार कर लिया ऑपरेटर्स इसकी मैट्रिसेस की। तो अब मैट्रिक्स जब एक कॉलम वेक्टर पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है एक कॉलम वेक्टर। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है मैट्रिसेस, वो कॉलम वेक्टर पे अप्लाई होकर आपको एक नई स्टेट देते हैं, एक स्टेट पे अप्लाई होकर नई स्टेट देते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी। मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्वांटम थ्योरी में दो ही मेन चीजें हैं, एक हमारे पास है वेव फंक्शन और दूसरा है ऑपरेटर। अब है इनफिनिट जो डायमेंशन स्पेस। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, किसी एक इंटरवल में डिफाइंड है, तो इसको क्या मैं एक कॉलम वेक्टर में डिफाइन कर सकता हूँ? तो वो नहीं हो सकता, ऑकवर्ड होगा मेनली। वो इस वजह से कि मेरे पास जो नंबर्स होंगे वे किस चीज़ को शो करेंगे, वो फंक्शन की वैल्यू एक्स एट 0.1 पे नंबर आएगा वो, या 0.2 पे। इससे हम 0.1 से लेके मे बी अगर 10 तक इंटरवल है तो 10 तक हम नंबर्स डिनोट कर सकते हैं उसमें कॉलम में। लेकिन वो स्टिल ऑकवर्ड होगा, 0.1 पे आपने क्यों वैल्यू ली, 0.01 पे क्यों नहीं, 0.001 पे क्यों नहीं। तो आप उस केस में इस जो इन्फिनिट डायमेंशन स्पेस है, आप तब तक इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करते जब तक आप इन्फिनिट वैल्यूज पे एक्स की वैल्यू डिफाइन नहीं करते। तो इस वजह से इसके टपल टपल की जो आपके पास नोटेशन है, या एक कॉलम की वेक्टर की जो नोटेशन है वो इस पे सूट नहीं करती। तो इस वजह से आपके पास जो इन्फिनिट डायमेंशन स्पेस है तो इसके इनर प्रोडक्ट के इन्फिनिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इस वजह से इसका इनर प्रोडक्ट भी कोई सेंस नहीं बनाता। तो इस केस में हम देखेंगे कि हम क्या इसको डिनोट कैसे करते हैं, और मेनली इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मकसद हमारा मेनली यही है कि इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन हो सकता है। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स, आपने सिर्फ इसको ऑर्डिनरी फंक्शन ऐसे ही नहीं लेना, बल्कि आपने इसको देखना है कि ये वो फंक्शन है जो वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स को होल्ड करता है। अगर ये वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स को होल्ड करता है तो इसका पता मतलब है ये वेक्टर स्पेस का मेंबर है। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स कंस्टिट्यूट अ वेक्टर स्पेस, बट फॉर आवर पर्पस इज टू मच लार्ज। तो आपके पास जो पूरा वेक्टर स्पेस है जिसके मेंबर हमारे पास फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स, सारे के सारे वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स को होल्ड करते हैं। लेकिन हमारे लिए ये जो वेक्टर स्पेस है वो बहुत लार्ज है। हम इस पे एक और कंडीशन इम्पोज करके इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वो अपने लिए मोर रेलिवेंट करेंगे। और क्योंकि पॉसिबल फिजिकल स्टेट हमारे पास हैं जिनका जो स्क्वायर इंटेग्रेबल है। ठीक है, फिजिकल स्टेट होने के लिए जरूरी है कि उसका आप स्क्वायर मॉडुलस लें और उसकी इंटीग्रेशन जो है फाइनाइट होनी चाहिए। तो हमें से वही चाहिए, तो हम यही इसके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे। द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस ऑन अ स्पेसिफाइड इंटरवल एफ ऑफ एक्स सच दैट। तो हमारे पास जो ये फंक्शन है जो वेक्टर स्पेस का मेंबर्स हैं, उनका अगर हम स्क्वायर इंटीग्रेबल लें तो वो फाइनाइट आना चाहिए। ठीक, तो मतलब ये है कि हमारे पास पहले एक वेक्टर स्पेस था, वो बहुत लार्ज था। तो हमने सिर्फ उसमें से अब वही फंक्शंस कलेक्ट कर रहे हैं जो स्क्वायर इंटीग्रेबल हैं, मतलब उनका स्क्वायर इंटीग्रेबल की इंटीग्रेशन स्पेसिफाइड इंटरवल पे फाइनाइट है। तो हम ऐसे फंक्शन को अगर लें तो ऐसे फंक्शन, सारे ऐसे फंक्शन मिलके बनाएंगे हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस के वो मेंबर्स जो कि स्क्वायर इंटीग्रेबल हैं, तो वो हमारे पास कंस्टिट्यूट करते हैं हिल्बर्ट स्पेस। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसे कहेंगे वेव फंक्शन लिव्स इन हिल्बर्ट स्पेस। कि वेव फंक्शन जो होंगे वो हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर होंगे, या वेव फंक्शन जो हमारे पास हैं वो स्क्वायर इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस, उसके ऊपर एक और कंडीशन, हमारे पास है ये हिल्बर्ट स्पेस। ये सर साय के लिए इक्वेशन अलग है और एफएक्स के लिए अलग है, ये क्यों? नहीं, सेम है ये चीज। और अगर साई की जगह पे आप एफ लगा, ये मैंने ये दिखाया कि हमारे पास पॉसिबल जो फिजिकल स्टेट्स हैं ये बेसिकली फाइनाइट है। अगर आपके पास ये फाइनाइट इसका आंसर आता है तो आप इसको नॉर्मलाइज करके वन के इक्वल बना सकते हो। अगर इसका आंसर इन्फिनिट आता है तो ये देखिए जैसे ये है, ये अगर इसका आंसर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेबल का आंसर फाइनाइट आता है तो आप इसे नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप इसको इस इंटीग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो टू वन। लेकिन अगर इसका आंसर ही इन्फिनिट है तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है।
तो दोनों में फर्क ये है सिर्फ कि फाइनाइट आएगा तो उसको हम नॉर्मलाइज बना सकते हैं। हिल्बर्ट से स्पेस डिफाइन करने का हमारा जो प्राइमरी मकसद था कि हमारे पास जो वेव फंक्शन होने चाहिए और जो उसका मेंबर होने चाहिए वो स्क्वायर इंटीग्रेबल हो और उनका इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता हो। तो इन अदर सेंस हम हिल्बर्ट स्पेस को एक इनर प्रोडक्ट स्पेस भी कह सकते हैं। तो एफ ऑफ जी हमारे पास का जो इनर प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए अगर वो हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर है। तो तभी हम वो प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट्स और तभी हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ जी इज गारंटी टू एग्जिस्ट। और वो कैसे गारंटी है कि हमने जब ये फिक्शन लगाई है कि हमारे पास जो स्क्वायर इंटीग्रेबल है ये फाइनाइट होंगे, कि हमारे पास ये फंक्शन है और ये स्क्वायर इंटीग्रेबल है, यानी कि इसका सेल्फ जो प्रोडक्ट है उसकी इंटीग्रेशन वो फाइनाइट है, और ये भी हमारे पास सेल्फ इनर प्रोडक्ट है, ये भी फाइनाइट है। तो अगर ये फाइनाइट है और ये फाइनाइट है तो उनके हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो स्क्वायर रूट है वो भी फाइनाइट होगा। और ये जो है इनर प्रोडक्ट एफ ऑफ जी का, ये चूंकि अकॉर्डिंग टू शॉर्स इनइक्वालिटी ये इस टर्म के हमेशा इक्वल या लेस होगा, हमेशा इक्वल किसी किसी में होगा और हमेशा लेस होगा हमारे पास। तो ये भी फाइनाइट होगा, ये फाइनाइट है तो इसका मतलब है हमारे पास ये भी फाइनाइट है। आपने शॉर्स इनइक्वालिटी वेक्टर की टर्म में देखी होगी। जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, वो इसका आप लेते हैं इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो, और इसका अगर आप एक बी का सेल्फ प्रोडक्ट लें और एक हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट स्क्वायर रूट के साथ हमेशा लेस देन या इक्वल टू होगा इस प्रोडक्ट के। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही श्वार्ज इनइक्वालिटी सेम अप्लाई की है। तो ये अगर फाइनाइट है हमारे पास तो इसका मतलब है हमारे पास ये भी फाइनाइट है। एक और चीज कि हम चेक कर सकते हैं एफ ऑफ जी स्टैरिक वो इक्वल टू होगा अगर मैं इनर प्रोडक्ट लूँ एफ ब्रा और जी कैट का और उसके ऊपर हर्मिशन ये कंजुगेट ले लूँ स्टैरिक, यानी कि स्टैरिक आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स होंगे वैल्यूज अयोटा वाली उनके साइन इन्वर्ट कर देगा। तो इनर प्रोडक्ट हमेशा आपको एक नंबर देता है, तो हमारे पास जो नंबर होगा उसका मैं अगर हमेशा ये कंजुगेट ले लूँ तो इक्वल टू दिस होगा। ठीक, कि अगर जैसे मैंने ब्रा जी और एफ कैट का इनर प्रोडक्ट लिया हुआ है वो बिल्कुल दोनों सेम होंगे। कोई सी भी दो स्टेट ले लें आप, उस पे ये जो इनइक्वालिटी है ये इक्वालिटी है वो टेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास है 2 आयोटा 5 1 -3 5 2, ठीक है, और है साई 2 3 आयोटा लेट्स से, और 5 2 है 9 है, ठीक। तो आप एवेल्युएट कर लें साई 1 साई 2, तो यार याद रहे कि हमारे पास ब्रा है, ब्रा हमारे पास साई का जब लेंगे तो जहाँ पे आयोटास है वो उनके साइन इन्वर्ट हो जाएंगे और ये जो ब्रास हैं हमारे पास कैट बन जाएंगे। वो इक्वल टू होगा 5 2 साई 1, ठीक है, अगर आप ले लेंगे इसका कॉन्जुगेट। ठीक, तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। हाँ, 5 जो है हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल है, तो 5 1 और 5 1 का जो इनर प्रोडक्ट होगा 1 होगा, और 5 1 के किसी और के साथ इनर प्रोडक्ट वो 0 होगा। सो इनर प्रोडक्ट विद इट सेल्फ वो हमेशा हमें मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू, और 0 इस केस में हो सकता है जब हमारे पास एफ ही 0 हो, और आपको पता है कि एफ जो हमारे पास वेव फंक्शन 0 अलाउड नहीं है, वो नॉर्मलाइजेबल नहीं होगा। वो नॉर्मलाइज्ड हो सकता है आपके पास एफ को आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं, तो कि ताकि हमारे पास जो एफ का जो इनर प्रोडक्ट है सेल्फ इनर प्रोडक्ट वो इक्वल टू आना है। तो नॉर्मलाइज्ड हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन नॉर्मलाइज स्टेट की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है। ऑर्थोगोनैलिटी कि हमारे पास एफ ऑफ जी अगर हम हिल्बर्ट स्पेस का हमारे पास यहाँ पे मेंबर है तो एफ ऑफ जी एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल होंगे। तो किस केस में ऑर्थोगोनल होंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
तो वो अभी मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि हमारे पास डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा तो वो श्योरिटी करता है एफओजी ऑर्थोगोनल है। अगर हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है यानी कि आइगन वैल्यूज कंटिन्यूस है, फिर हमें एक और तरीके से जाना पड़ता है, लेकिन ऑर्थोगोनलिटी हम फिर भी अचीव कर लेते हैं। ऑर्थोनॉर्मल यानी कि दोनों जो ये प्रॉपर्टीज हैं इनको इकट्ठा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, नॉर्मल और ऑर्थोगोनल। वो इस तरह से कि अगर हम जो एफ है हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर, उसे हम दें एक सिंबल जो एन की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो इसका मतलब है एफ, एन की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है जी, एन की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है एच, वगैरह वगैरह। तो इस तरह हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना आसान हो जाता है। तो ऑर्थोगोनैलिटी और नॉर्मलाइजेशन को इकट्ठा लिखा जा सकता है। अगर हम एफ एम और एफ एन का इनर प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल टू होगा क्रोनिकल डेल्टा एम एन का। तो एम क्रोनिकल डेल्टा तभी इक्वल टू 1 होता है जब हमारे पास एम और एन की वैल्यू इक्वल टू इक्वल होती है, और अदरवाइज ये हमारे पास होगा 0। तो दोनों हमारे पास कंडीशन यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो गए। completeness, a set f of n is complete if any other function in Hilbert space can be expressed as a linear combination of them। तो गिवन डोमेन के अंदर अगर हमारे पास बेसिस मौजूद हैं ये एफ ऑफ एन, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप कोई भी फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इन्फिनिट स्क्वायर वेल में डोमेन थी ए से 0 से ए, हमारे पास थे फंक्शन, ये थे हमारे पास आइगन फंक्शन, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम कोई भी फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेते थे। तो ये हमारे पास कंप्लीटनेस है, कंप्लीटनेस की वजह से। ठीक, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीटनेस के गिवन डोमेन के अंदर आप आइगन फंक्शन से कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन से। और जबकि अगर बात करें सी एन कैसे फाइंड करने हैं, तो एफ का प्रोजेक्शन लेना है आपने एक पर्टिकुलर आइगन हमारे पास इस पे एफ ऑफ एन पे। तो अब जिस एफ एन पे अगर एफ वन पे इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं एफ वन के साथ, तो ये सी वन आ जाएगा, एफ टू के साथ लेंगे तो ये सी टू आ जाएगा, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल है स्टेशन स्टेट फॉर इनफेरेंस कर्वल। तो ये कंप्लीट है हमारे पास, ऑर्थोनॉर्मल है किसी इंटरवल में 0 से लेके ए तक। और स्टेशन स्टेट फॉर हार्मोनिक ऑसिलेट है, वो भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल है माइनस इनफिनिटी लेकिन फिर तक। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मुलिज्म हमारा यहाँ पे जनरल रहेगा, लेकिन मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको साथ के साथ देता रहूँगा जो हमने ऑलरेडी देखी हुई है।